हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी ढंग से चल रही होंगी। देखिए, बहुत बच्चों का कमेंट्स आया हुआ था कि सर क्लास 7, 8 और 9th के साइंस को कवर करा दीजिए। तो हमने सोचा है कि चलो क्लास 10th को तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही में हम क्लास 7, 8 और क्लास 9th को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभ्यास का नहीं है, लेकिन किताब के अंदर का है। तो हमें केवल अभ्यास के क्वेश्चनों को पढ़ना जरूरी नहीं होता है, हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने जरूरी होते हैं जो भी किताब से रिलेट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो हमारा आंसर होगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। यानी 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व भर में जल का एक दिवस आता है, इसको कब मनाते हैं, 22 मार्च को। आप इसे एकदम से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। भौम जल का मतलब क्या होता है, भूमि के नीचे का जल। यानी जब हम नलकूप से या नल से या हम पानी जो पटाते हैं, पंपी सेट जिसको बोलते हैं, उससे हम पानी को पुनः क्या करते हैं, धरती से ऊपर की ओर लाते हैं। या हम अपने दैनिक जीवन में जो पानी का यूज करते हैं वो पानी कहाँ का होता है, भौम जल का पानी होता है, यानी नीचे का होता है। जब उस जल को हम ऊपर लाते हैं तो हम अपनी यूज में करते हैं, तो क्या होता है कि भौम जल का जो स्तर का होता है, पानी का स्तर, वो एकदम क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसकी पुनः पूर्ति हम कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए, वर्षा जल यानी वर्षा जल के कारण नदियों, तालाबों, झीलों का जो जल होता है वो मिट्टी से रिसकर, यानी जो वर्षा का जल होता है, जब भी बरसात होगा तो क्या होगा, नदियाँ भर जाएगी, तालाबें भर जाएंगे, झीलें भर जाएंगे, यानी सभी भर जाएंगे। यहाँ तक कि खाली स्थान जो दरार है, गड्ढा गुड्ढी है, सभी क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। वहीं पानी क्या होता है, भूमि जो यानी सोख लेती है और सोख के कहाँ तक पहुँचा देती है उसे, धरती के नीचे, यानी जो भौम जल का स्तर है उस स्तर को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाना है। यानी भौम जल का स्तर कैसे नीचे गिर रहा है इसको समझाना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। एक में देखिए, कम वर्षा। यदि बरसात कम होगी तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी पानी को सोख नहीं पाएगी। वर्षा होगा तभी ना सोखेगी। वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि का कम होना। हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या के बढ़ने से क्या होता है कि लोग अपना घर बनाते हैं। अधिकांश भूमि का यूज कहाँ हो जाता है, घर बनाने में। जब अधिकांश भूमि का यूज घर बनाने में हो जाएगा तो बताओ कि जब बारिश होगा तो पानी कहाँ गिरेगी, उतना तो जगह यानी कवर हो गया घर बनाने में। तो यानी क्या हो रहा है, धरती की कमी हो रही है, जिसके कारण क्या है, भौम जल का स्तर नीचे गिर रहा है। और 2 में देखिए, जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि होगा तभी ना घर बनेगा, यानी लोग मकान बनाएंगे, उतना जगह छेक लेंगे। ठीक, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, यानी कल कारखाने लगेंगे तभी हमारे जमीन क्या हुआ, जमीन की कमी पड़ गई, तभी हम भौम जल के स्तर को नीचे गिरा रहे हैं। कृषि, कृषि के कारण भी, वृक्षारोपण के कारण यानी वन रोपण के कारण भी क्या है, हमारा भौम जल स्तर प्रभावित हो रहा है। 3 में देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में परिवर्तन। यानी पृथ्वी जो है उसका आंतरिक संरचना यानी अंदर की जो संरचना है उसके कारण भी क्या होता है, भौम जल स्तर नीचे गिरने लगता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्या हुआ, चट्टान, अगर भारी सा पत्थर या चट्टान पृथ्वी पर पड़ा हुआ है तो वहाँ का तो जल है वो तो कभी भी वर्षा यानी पानी को नहीं रिस पाएगा। ठीक, और क्या होता है कि बहुत जगह पे जो भूमि है वो काफ़ी ऊंचा हो जाती है,
यानी काफ़ी ऊंचा हो जाने के कारण क्या है, जब भी बरसात होता है तो वहाँ पानी रुक नहीं पाता। जब पानी रुक नहीं पाता है तो क्या होता है, वहाँ का जो मिट्टी है वो जल को रिसता नहीं है, और जब जल रिसेगा नहीं यानी स्तर में कमी ही रहेगी। तो क्या है, ये भी एक बड़ा कारण है भौम जल स्तर के नीचे गिरने का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। कम से कम जल का उपयोग करते हुए, अगर मान लो कि हम पानी पटा रहे हैं बगीचा में, तो अगर मान लो कि पेड़ कुछ दूर पे हैं, अगर हम लोग पाइप यहीं से छोड़ दें तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ छिट जाएगा। यहाँ वहाँ चले जाने के कारण क्या है, हमें अधिक मात्रा लग जाएगा बगीचे की सिंचाई करने में। तो हम कौन सा उपयोग करें ताकि कम पानी में ही हम बगीचे की सिंचाई कर लें, रख रखाव कर लें, पानी पटा दें, इसका उपयोग कर लें। ठीक, अब देखिए उत्तर हमारा है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे के रख रखाव के लिए बूंद सिंचाई विधि का उपयोग करना चाहिए। इसमें कम व्यास के पाइपों से जल पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कम व्यास यानी छोटा पाइप, पतला पाइप के कारण क्या होता है, पानी कम मात्रा में जाएगा और प्रॉपर रूप में जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, जल हमारा बर्बाद नहीं होगा, जिससे जल की बर्बादी नहीं होती है। यदि नलकूपों के जल को पाइप द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा, स्प्रिंकलर क्या है, एक विधि है, सिंचाई करने पर भी कम से कम जल का उपयोग होता है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद निम्नलिखित है। एक में क्या हो गया, गोंद हो गया, लकड़ी हो गया, फल हो गया, मसाले हो गए, औषधि हो गई, चंदन की लकड़ी हो गई, और क्या हो गया बताइए, पत्तल। जिन्हें खाना खाते हैं वो पत्तल बनाने के लिए पत्ते भी क्या होते हैं, वनों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों, समझाइए। देखिए अभी हम इसको यहीं पर रुक रहे हैं, आइए हम पहले इसको समझ लेते हैं। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, कहने का मतलब क्या है, वन में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक, वनों में क्या होता है, पेड़ पौधों से पत्तियाँ नीचे गिरती है, और वो पत्तियाँ बरसात जब आता है तो क्या होती है, पत्तियाँ सड़ जाती है। जब पत्तियाँ सड़ जाएगी तो क्या बनाती है, ह्यूमस बनाती है। यही ह्यूमस के कारण क्या होता है कि हमारा पेड़ पौधा के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में यूज हो जाता है। इसके कारण क्या होती है, वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। यानी जब बरसात होता है तो वहाँ का पत्तियाँ जो पेड़ पौधे से गिरी हुई है वो क्या होती है, सड़ जाती है। सड़ जाने के कारण क्या होता है, वहाँ का मिट्टी जो होता है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। काफ़ी जब उपजाऊ हो जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए पत्ती भी गिर गई और उस पत्ती का यूज भी हो गया। तो बताओ, वनों में पत्तियाँ जब गिरी उसका व्यर्थ गया कि लाभ हो गया, तो लाभ हो गया। उसी प्रकार देखिए, यदि कोई जीव अपने से छोटे जीव को मारकर खा जाता है तो क्या होता है, कुछ भाग खाता है और कुछ भाग को छोड़ देता है, तो वो भी क्या होती है, सड़ गल कर क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जब व्यर्थ हो जाता है तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े आदि सब उसको खा जाते हैं। जब वो खा गए तो क्या हो गया, वो भी व्यर्थ नहीं हुआ, उसे कीड़े मकोड़े खा लिए। और उस कीड़े मकोड़ों को क्या खाते हैं, चिड़िया खा लेती है, यानी कौवा, जो जितने भी पक्षी है सभी खा लेते हैं। उन पक्षी को कौन खा लेता है, बाज खा लेता है, गिद्ध खा लेता है। इस प्रकार क्या है, हर प्राणी एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेट करते हैं। ये श्रृंखला क्या होती है, वनों में हमेशा बनी रहती है, जिस कारण क्या होता है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। अब देखिए इसको लिखे हैं, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। वनों में बहुत से पेड़ पौधे तथा जीव जंतु रहते हैं। ठीक, सभी की खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त हो जाते हैं। कुछ अवशेष के रूप में गिद्ध, कौवा, गिद्धरों का भोजन बन जाते हैं। मृदा के अंदर मृत पादपों और जंतु सड़ गल के ह्यूमस में तब्दील हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को रोक रोक के बनाइए। ठीक, क्योंकि हमें कम से कम 10 या 15 मिनट में हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? अपघटक, अब देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कहलाते हैं। देखिए, पादप हो गए या जंतु हो गए, जब वो सड़ जाते हैं, यानी मरने के बाद जब सड़ जाते हैं, तो इन मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। यानी सूक्ष्म जीव खा लेते हैं और फिर जो उसका दूषित उत्सर्जन होता है वो क्या है? ह्यूमस में तब्दील हो जाता है। और उसी सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। देखिए, वनों में ये मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में क्या होती है? पोषक तत्व जो होती है वो मृदा यानी धरती को कहते हैं, यानी मिट्टी को कहते हैं, उनमें क्या होती है? निर्मुक्त कर देती है। ठीक, इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी क्या किए जाते हैं? जो ह्यूमस बन जाते हैं, ह्यूमस, और वहाँ का भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो क्या होता है कि पौधे बाद में उसे पोषक तत्व के रूप में क्या कर लेते हैं? मूलों द्वारा, इन जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, तो कुछ अपघटक का नाम है गिद्ध, कौवा, गिद्धों द्वारा भोजन बन जाते हैं। ठीक, और कुछ अपघटक क्या होते हैं? गिद्ध, कौवा, जो गिद्धड़ है वो भोजन बन जाते हैं। किसका? यानी जो मान लो कि कोई जीव मर गया और उसका आधा भाग कोई खा लिया, आधा छोड़ दिया, तो जो छूटा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? गिद्ध, कौवा और गिद्धड़ द्वारा खा लिए जाते हैं। और जो उससे छूट गया है वो कौन खाएगा? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो खाकर अपना उत्सर्जन करते हैं, बाद में उसका क्या? ह्यूमस में तब्दील हो जाता है वो। इस प्रकार अपघटक वन एवं जीवों की वृद्धि में क्या है? सहायक है। क्या है? वन एवं जीवों के वृद्धि में सहायक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। यानी वन का क्या योगदान है उसी को समझाना है। तो आइए, वन में विभिन्न प्रकार के हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन में विभिन्न प्रकार के हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग करते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं एवं मानव द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक, यानी क्या होता है कि वन में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक प्रकार का तो पेड़ पौधा पाया नहीं जाता, तो उन्हीं के दौरान क्या करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप O2 का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो क्या होते हैं? हमारे उपयोग में आते हैं। यानी जंतु और मानव द्वारा क्या किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। यानी हम लोग जो है पौधे द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को लेते हैं और हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं उसी को पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार क्या होता है? वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक, तो देखिए, इसको हम एक फिगर से भी समझाए हैं। देखिए, यानी पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक, उसको कौन लेता है? जंतु लेता है। अब देखो, जंतु क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं? पादप लेते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए, ये अध्याय 1 हो गया, लिखे हैं यहाँ पे अध्याय 1 हो गया। इसका नाम क्या है? जल एवं जंगल। क्लास कौन है? 7। कौन सा क्लास है? 7 क्लास है। ठीक, तो चलिए आप इसको आराम से रुक रुक के नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद कीजिए। ठीक, हम एक एक के चैप्टर इस पर पढ़ा कर डाल देंगे, आप आराम से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में बताते रहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।